नाउ अगर हम जहाँ टॉर्ट्स की बात करते हैं, तो टॉर्ट जो है उसके लिए मेन प्रिंसिपल क्या है कि लीगल जो राइट्स हैं वो अगर वॉयलेट हुए हैं तो ही उसके लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं. तो इफ लीगल राइट इज वॉयलेटेड देन वी कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन. बट इसको लीगल भाषा में हम ऐसे बोलेंगे कि व्हेन लीगल राइट इज वॉयलेटेड पर्सन कैन क्लेम फॉर डैमेजेस. क्लेम फॉर डैमेजेस, तो हमें पता होना चाहिए कि डैमेजेस कौन से काइंड्स हैं, डैमेजेस के क्या क्या टाइप्स हैं. अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया है. कहीं यहाँ पे जो है ये जाब वाला का बुक है, उसमें ऐसे दिया हुआ है कि 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो डैमेजेस की, उसमें डिवाइडेड है. कहीं 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है कि फर्स्ट वन इज के नॉमिनल, फर्स्ट वन नॉमिनल है, फिर सेकंड जनरल है, फिर रियल डैमेजेस है, फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस को अलग से रखा गया है, और फिर जनरल एंड स्पेशल डैमेजेस को रखा गया है, एंड कंटिन्यूस डैमेजेस को अलग से रखा गया है. तो मोर और लेस ये ही सारे काइंड्स ऑफ डैमेजेस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है. तो डैमेजेस का पता होना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज वंस यू नो कि आपको डैमेज कितना हुआ है, क्या डैमेज हुआ है, ऑन दैट ग्राउंड ओनली यू विल कॉम्पेंसेट, यू विल आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन. बिकॉज सिविल जो टॉर्ट है, जो सिविल रॉन्ग है उसे टॉर्ट बोलते हैं. वहां पे क्रिमिनल तो है नहीं. यू कैन नॉट आस्क फॉर द पनिशमेंट ऑफ द अदर पर्सन, और यू कैन नॉट आस्क कि उसको इम्प्रिजनमेंट में डालो. यू आर ऑलवेज आस्किंग फॉर कॉम्पेंसेशन व्हेन इट इज अ टॉर्ट एंड इट इज अ सिविल रॉन्ग. तो आपका जो लीगल राइट वॉयलेट हुआ है उसके अगेंस्ट जो आप कॉम्पेंसेट करते हो डैमेजेस के लिए, वो डैमेजेस कौन से टाइप के हो सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. द फर्स्ट इज कॉन्टेम्प्टुअस, नॉमिनल, सब्सटेंशियल और एग्जेम्पलरी. तो ये क्या होगा, ये जहाँ पे टेक्निकली लीगल रॉन्ग कमिट हुआ है, जहाँ पे पता है कि कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ही लीगली रॉन्ग है, इसका कोई दो राय नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है. और जहाँ पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसका डैमेज उसे पता नहीं है कि कितना है, बट कोर्ट क्या करेगी उसमें, उसको हायर साइड अगर उसको कॉम्पेंसेशन मिल रही है तो उसे एग्जेम्पलरी डैमेज या सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल इज अ अथॉरिटी काइंड ऑफ अ थिंग. से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की कोई बोल रहा है कि मेरा डिफेमेशन हुआ है, मानहानि हुई है, या मेरे लिए लिबेल हुआ है, मेरे लिए गलत प्रिंटिंग किया है किसी ने, प्रिंट में किसी ने गलत चीज़ें लिखी है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, तो ऐसे केस में फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने बोला कि उस बंदे को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए 10 लाख रुपीज़. दो उसने एक्सपेक्ट नहीं भी किया होगा, हो सकता है उसने सिर्फ 50,000 एक्सपेक्ट किया हो या लाख रुपए एक्सपेक्ट किया हो, उसको अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है, या जहाँ पे टेक्निकली लीगल रॉन्ग कमिट हुआ है और एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी मिल सकते हैं, तो मतलब जो ज़्यादा डैमेजेस मिल रहे हैं, यूजुअली जो मिलने चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो होंगे एग्जेम्पलरी डैमेजेस. तो इसमें लिखा है कि when a legal wrong is committed but where the circumstances disclosed are such that court feels that no action should have been brought, they are awarded usually in actions of defamation. जो generally ये वाले जो damages है, एग्जेम्पलरी डैमेजेस हैं, सब्सटेंशियल डैमेजेस हैं, या नॉमिनल डैमेजेस हैं, या कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस हैं, तो वो डिफेमेशन के केसेस में ही होते हैं यूजुअली. वेयर द कोर्ट फाइंड दैट द डिफेंडेंट इज एट फॉल्ट but the plaintiff's conduct and character are such that he does not deserve to be compensated. The court, in order to vindicate the law, grants damages. तो ऐसे केसेस में जहां कोर्ट को मुझे लगता है किसी का ये, हाँ ध्यानेश्वर जी आपका म्यूट करिए ना प्लीज. थैंक यू सो मच. व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट डिफेंडेंट इज एट फॉल्ट, जब कोर्ट को पता है कि जिसके ऊपर सू किया है, जिसके ऊपर केस किया है, वो फॉल्ट पे है, उसको पता है, बट प्लेंटिफ का कंडक्ट और कैरेक्टर ऐसा है कि ही डज नॉट डिजर्व टू बी कॉम्पेंसेटेड. मतलब जिसने केस किया है, मैंने अगर केस किया है, प्लेंटिफ इज अ पर्सन जो केस करता है, तो प्लेंटिफ का कंडक्ट और कैरेक्टर ऐसा है कि जिसको कॉम्पेंसेट नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे केस में भी कोर्ट कभी कभी नॉमिनल कॉम्पेंसेट कर देती है ताकि
लोगों के जो नॉर्मल लीगल राइट्स हैं वो वॉयलेट ना हो। मतलब कभी कभी कोर्ट को उस इंसान के लिए नहीं देखना है कि वो डिजर्व करता है कॉम्पेंसेशन के, नहीं, बट लीगल राइट कहीं भी वॉयलेट ना हो, लॉ की इज्जत रखते हुए वहां पर टू विंडिकेट द लॉ। इसीलिए लॉ की इज्जत रखने के लिए कोर्ट कभी कभी ऐसे वाले डैमेजेस देती है जहाँ पे उनको पता है कि इस बंदे की थोड़ी भी लायकी नहीं है, इसको मिलना भी नहीं चाहिए कॉम्पेंसेशन। डिफेमेशन है या कोई भी ऐसा केस है, उनको पता है कि उसका जो जो भी बंदा है उसका कंडक्ट और कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या उसके अगेंस्ट ऑलरेडी कुछ पहले से कुछ केस है या क्या है, बट अगर उसने बोला है कि मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुआ है और वो डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन मांग रहा है, तो इन सच केस कोर्ट लॉ को विंडिकेट करने के लिए ग्रांट करती है डैमेजेस, मतलब वो बोलती है कि कॉम्पेंसेशन मिल जाता है उनको, बट एट द सेम टाइम रिड्यूसेस देम टू सच अ स्मॉल और कंटेम्प्टियस अमाउंट। तो कभी कभी वो स्मॉल अमाउंट होता है क्योंकि वो नाम मात्र के लिए देना चाहती है कोर्ट, ये बताने के लिए कि लॉ अभी भी जिंदा है और अगर आपका राइट वॉयलेट हुआ है तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो या तो वो कॉन्टेम्प्टियस होगा कि स्मॉल अमाउंट होगा, या तो फिर एग्जाम्पलरी होगा, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। तो दोनों के ही इसमें एग्जाम्पल मतलब दोनों के ही मीनिंग इसमें दिए हैं। तो but at the same time reduces them to such a small or contemptuous amount as to indicate its disapproval of plaintiff's claim or conduct। आइडियली तो कोर्ट यही करती है कि उसका अप्रूव नहीं कर रही होती है, बट सिर्फ दिखावे के लिए दे जस्ट ग्रांट सम एकदम स्मॉल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट उसको बोल देते हैं कि पेमेंट करो। In such cases, 1 pence in English law or 1 paisa in Indian law may sometimes be awarded। ऐसे केसेस में सिर्फ लॉ को विंडिकेट करने के लिए, लॉ को इज्जत देने के लिए, लॉ को जिंदा रखने के लिए 1 पैसे का कॉम्पेंसेशन देती है गवर्नमेंट, या 1 रुपए का देती है। तो कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस आर कॉल्ड इग्नोमिनियस डैमेजेस। तो दिस इज द सिमिलर मीनिंग फॉर कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस। अब नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं, ये हमने कॉन्टेम्प्टियस किया, अब नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड बाय कोर्ट टू प्लेंटिफ नॉट बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन बट बाय वे ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सम लीगल राइट। तो यहाँ पे अगर नॉमिनल डैमेजेस कब होता है, जब कोई नॉमिनल डैमेज है, मतलब नेम सेक के लिए डैमेज है, वहां पे कॉम्पेंसेशन जो है एक्चुअली इन नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, वैसे कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, नॉट बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन बट बाय वे ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सम लीगल राइट। किसी का लीगल राइट जो है वो रिकॉग्नाइज होता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि नॉमिनल डैमेज के लिए वो क्लेम कर रहा है। जो भी प्लेंटिफ है, ही इज asking for nominal damage, that means he is not asking a compensation in a way of for money। Dhyaneshwar ji, it's okay, uh, nominal damages are awarded by court to plaintiff not by way of compensation but by way of recognition of some legal right of which द डिफेंडेंट इज हैज़ इन्फ्रिंज। जहाँ पे उसके राइट की वॉयलेशन हुए हैं, तो कहीं कहीं ऐसे भी हो सकता है कि ट्रेस पासिंग हुआ है, तो वहाँ पे ट्रेस पासिंग हुआ है तो ऑब्वियसली उसका एक्चुअली में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए ही हम लोग ये मैक्सिम पढ़ते हैं, इंजुरिया सिने डैमनम, मतलब क्या कि वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल डैमेज। तो एक्चुअल डैमेज नहीं, जब कोई आपके एरिया में ट्रेस पासिंग कर रहा है तो एक्चुअली डैमेज उसको कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे घर के प्रेमाइसिस में आके कोई गार्डन में घूम के चला गया, मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बट मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुआ। तो मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुआ तो मैं कॉम्पेंसेशन के लिए कोर्ट के पास जाऊंगी। तो जब मैं यहाँ ऐसे केस में कॉम्पेंसेशन के लिए कोर्ट के पास जाती हूँ, तो आई डोंट मीन कि उसको पनिशमेंट दे दो या मुझे उसका मुआवजा दो, मेरे एरिया में क्यों आया। तो ऐसे केसेस में आई विल आस्क फॉर नॉमिनल डैमेजेस। तो नॉमिनल डैमेजेस में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट विल नॉट गिव मी एनी कॉम्पेंसेशन बट विल रिकॉग्नाइज द थिंग। कोर्ट उसे ऑर्डर देगी, प्रोहिबिट करेगी कि आप नहीं जाओगे। अगर आप गए, कंटिन्यूसली ऐसा किया, तो वार्निंग दे सकती है, उसके बाद उसको कुछ कॉम्पेंसेशन के लिए मांग सकती है या डैमेजेस को रिकवर करने के लिए बोल सकती है। बट इनिशियली कोर्ट क्या करेगी, वो कोई कॉम्पेंसेशन मुझे ऑर्डर नहीं देगी, कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, बट ये होगा कि जो है वो डिफेंडेंट का जहाँ पे मेरा इन्फ्रिंज हुआ है, जहाँ पे मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, उल्लंघन हुआ है मेरे लीगल राइट का, उस राइट के लिए कोर्ट विल डू सम ऑर्डर्स, गिव सम ऑर्डर्स टू द पर्सन हु हैज़ वॉयलेटेड माई लीगल राइट। तो यहाँ पे ये नॉमिनल डैमेज हुआ।
Then comes substantial damage. तो substantial damages are sum of money awarded to the plaintiff as fair and equitable compensation. जहाँ पे जितना इंजुरी हुआ है, फॉर एग्जांपल दो लोगों का अगर बाइक और कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो कोर्ट को लगता है कि बाइक वाले को जो है उसको नुकसान भर के देना चाहिए, कार वाले की गलती है, तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल उसे लगता है कि 2500 देना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे कि सब्सटेंशियल डैमेजेस है, मतलब फेयर एंड इक्विटेबल है कि उतना ही नुकसान हुआ है और उतना ही कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन के लिए बोला कि इंजरी जो भी हुई है वो आप उसको पे करो। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी और कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस, जहाँ पे यूजुअली कॉम्पेंसेशन ही होता है और जो भी जितना लॉस हुआ है, जितना डैमेज हुआ है, वो आप जो है वो कॉम्पेंसेशन के लिए बोल सकते हो। तो ये हुआ सब्सटेंशियल डैमेज। यहाँ पे जो टॉर्ट है उसके लिए जो प्लेंटिफ है, जो केस करेगा, जो सूट करेगा, वो क्या बोलेगा कि आई एम आस्किंग फॉर सब्सटेंशियल डैमेजेस। तो इसे ऑर्डिनरी डैमेजेस भी बोल सकते हैं या कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस भी बोल सकते हैं। सच डैमेजेस आर अवॉर्डेड इन ग्रेट मेजॉरिटी, मैक्सिमम केसेस में सब्सटेंशियल डैमेजेस की ही बात होती है और वो ही चाहते हैं जो लोग भी टॉर्ट में अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है या टॉर्ट कहीं हुआ है और वो प्लेंटिफ है और वो कॉम्पेंसेशन की मांग कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो सब्सटेंशियल डैमेजेस की ही होती है, जहाँ पे हर कोई चाहता है कि फेयर एंड इक्विटेबल कॉम्पेंसेशन उनको मिले, जो भी उनको डैमेज हुआ है, जो भी उनको इंजरी हुई है। Exemplary damages are awarded in cases where there has been a great injury by reason of aggravating circumstances accompanying the wrong. तो एग्जाम्पलरी डैमेजेस कब मिलेगी, मतलब हायर अमाउंट मिलेगा, एक अच्छा खासा अमाउंट, अच्छी खासी डैमेजेस की मांग कर रही है वहाँ पे जो भी प्लेंटिफ है। तो वो क्यों प्लेंटिफ अच्छे खासे अमाउंट अच्छा खासा कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि एक तो इंजरी बड़ी है एंड सरकमस्टेंसेस जो है वो भी रॉन्ग है। तो मतलब देर इज़ अ थिंग जहाँ पे हैवी अमाउंट की डिमांड की जा सकती है, तो वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस है। अ हैवी अमाउंट इज अवॉर्डेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिजनेशन एट द कंडक्ट ऑफ अ डिफेंडेंट, जहाँ पे डिफेंडेंट ने इंडिजिनेशन किया है, मतलब कुछ बड़ा किया है, जहाँ पे उनको लगता है कि उसकी जो डिग्निटी है उसको भी लॉस पहुँचा है, wherever he has shown a conscious disregard to plaintiff's rights, जहाँ पे उसने कॉन्शियसली ये काम किया है, कॉन्शियसली डिसरिगार्ड किया है जो भी प्लेंटिफ के राइट्स हैं, मतलब प्लेंटिफ ऑब्वियसली जो केस कर रहा है, तो प्लेंटिफ के राइट्स का वायलेशन हुआ है, तभी तो वो क्राइम बना है और तभी तो डैमेजेस की बात आ रही है। तो वहाँ पर यहाँ पे उसने क्या किया है कि प्लेंटिफ के राइट्स को कॉन्शियसली डिसरिगार्ड किया, कॉन्शियसली उसको कंसिडर नहीं किया और उसे नुकसान पहुंचा है। दस एग्जाम्पलरी डैमेजेस मे बी अवॉर्डेड इन द केसेस ऑफ सेडक्शन ऑफ मैंस डॉटर विद अ डेलिबरेट फ्रॉड और ऑफ ग्रॉस डिफेमेशन एक्चुएटेड बाय शेयर स्पाइट और जेलेसी, जहाँ पे अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पलरी है वो तब होगा जब जानबूझ के की हुई चीज़ है, कॉन्शियसली की हुई है, नेग्लिजेंस से नहीं हुई है, बाय फ्लूक नहीं हुई है, मिस्टेक से नहीं हुई है। उसने आउट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आउट ऑफ जेलेसी उसने किसकी बेटी के साथ कुछ गलत किया या उसका डिफेमेशन किया, तो फॉर दिस रीज़न जो जेलेसी से रिलेट, मतलब जो कॉन्शियसली उसने गलत किया है, वहाँ पे जो बड़ा अमाउंट अगर डिमांड कर सकते हैं, तो वैसे केसेस में बोलेंगे कि अगर प्लेंटिफ ये बोलेगा कि आई डिमांड दी एग्जाम्पलरी डैमेजेस, मतलब ही इज आस्किंग फॉर अ हैवी अमाउंट, सच डैमेजेस आर इंटेंडेड टू ऑफर सोलरियम टू प्लेंटिफ एंड टू सर्व एज अ पनिशमेंट। ये क्यों ऐसा होता है, हैवी डिमांड करता भी है और कोर्ट एग्री भी करती है हैवी डिमांड को, बिकॉज ये ना सिर्फ इससे ये होता है कि जिसके साथ गलत हुआ है, जो प्लेंटिफ है, तो उसको भी एक अवार्ड, मतलब ये जो डिसीजन होता है वो उससे सेटिस्फाई हो जाए, एंड सेकंड थिंग कि उसको भी एक सबक मिल जाए, जो डिफेंडेंट है उसको भी एक तरह का पनिशमेंट हो जाए। इसीलिए हैवी जो अमाउंट है, हैवी डैमेजेस को देना, हैवी अमाउंट को देना पड़ता है एज अ एग्जाम्पलरी डैमेज। द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग एग्जाम्पलरी डैमेजेस इज टू मेक अ पब्लिक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पलरी डैमेजेस कब होते हैं, कब कॉम्पेंसेशन हैवी देना पड़ेगा इन केस ऑफ टॉर्ट, तब जब कोर्ट चाहती है कि ये पब्लिक के लिए एक एग्जाम्पल बने, ऐसा कोई भी फिर से ना करे, ऑफ डिफेंडेंट इन ऑर्डर टू डिटर
अदर पर्सन्स, ताकि अदर लोग जो है ये ना करें, डिटर अदर पर्सन फ्रॉम सच कमीशन ऑफ सिमिलर एक्ट, ऐसा कोई भी काम दूसरे लोग भी वापस ना करें, इसीलिए कोर्ट एग्जेम्पलरी डैमेजेस देती है इन दोज केसेस विच आर कॉन्शियसली डन, जानबूझ के किसी के राइट्स को वायलेट करना. नाउ सेकेंड इज जनरल और स्पेशल डैमेज. नाउ जनरल भी डैमेज हो सकते हैं और स्पेशल भी हो सकते हैं. सो damages may also be general or special. General damages are such as law will presume to be natural consequences of a defendant's act. तो जनरल डैमेजेस की कब होगी, या जनरल डैमेजेस की कब कोई गुहार लगाएगा, कब कोई बोलेगा कि मुझे जनरल डैमेजेस चाहिए, जहाँ पे वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं. स्पेशल डैमेजेस आर सच एज लॉ विल नॉट इनफर अनलेस प्रूव्ड एट द ट्रायल. तो स्पेशल डैमेजेस कब होंगे, जिसके लिए ट्रायल होना ज़रूरी है, जिसके लिए कोर्ट में डिस्कशन होगा, एडवोकेटिंग होगी, कोई उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्पेशल डैमेज हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे मेंटली प्रॉब्लम हुआ है, उसने मेरे साथ जो भी कुछ किया है, या मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, या ऐसा कुछ भी, तो अगर ऐसे केसेस को स्पेशल डैमेजेस में भी इंक्लूड किया जा सकता है, बिकॉज ही विल हैव टू प्रूव. क्योंकि अगर हाथ पैर पे लगा होता तो वो दिखा देते कि हाथ पैर पे लगा है, बट माइंड में अगर वो बोल रहे हैं कि माइंड में मुझे एनजाइटी हुई है, मुझे डिप्रेशन हुआ है, मुझे शॉक लगा है, तो ऐसे केसेस में स्पेशल डैमेजेस को प्रूव करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रायल. दस एंड इन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जनरल डैमेजेस आर रिकवरेबल फॉर इनकन्वीनियंस. तो अगर कहीं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है, किसी को गलती से जेल में डाल दिया पुलिस वाले ने चोर समझ के, तो यहाँ पे तो सीधी बात है, जनरल डैमेजेस वो रिकवर करेगा कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने मुझे बिना सोचे समझे देखे कि ये मेरा सुना नहीं और मुझे जेल में डाल दिया, ये फॉल्सली इम्प्रिजनमेंट हुआ, तो फिर वहाँ पे जनरल डैमेजेस रिकवरेबल होंगे, ताकि जो भी उसको इनकन्वीनियंस हुआ है, जो भी उसकी डिग्निटी को लॉस पहुँचा है, उसकी इज्जत को लॉस पहुँचा है, उसका डिग्निटी को हानि हुई है, या उसे जो भी डिस्कम्फर्ट हुआ है, उसके वजह से वो चाहेगा कि उसे जो भी डैमेजेस मिले उसको जनरल डैमेजेस की उसको बोलेंगे जनरल डैमेजेस. एंड द डिफेंडेंट विल नॉट बी हर्ट टू से दैट इन फैक्ट नन वर सफर्ड. तो यहाँ पे डिफेंडेंट ये नहीं बोल सकता है, मतलब जिस पुलिस वाले ने फॉर एग्जांपल उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया होगा, तो उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी. ही विल नॉट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू हर्ड. उसको सुनने के लिए भी नहीं कोई होगा, क्योंकि अगर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि उसको ड्यू डिलिजेंस रखना चाहिए कि फॉल्स जो है इम्प्रिजनमेंट ना हो. वो पुलिस वाले का काम है कि वो देखे कि प्रॉपर जो है वो, अगर कोई बंदा सही है, प्रॉपर देख के ड्यू डिलिजेंस करके फिर ही उसको जेल में डाले. तो इसीलिए उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी सुनने की, कोर्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनेगी. वो ये नहीं बोल सकता कि कोई सफ़र नहीं हुआ है, उसको तो खाली मैंने जेल में लेके गया और फिर मैंने निकाल दिया 5 मिनट में, बट फॉर दैट 5 मिनट्स ऑल्सो उसको जो इनकन्वीनियंस हुआ, उसको जो शॉक लगा, उसको जो इनडिग्निटी फील हुई, उसकी जो इज्जत कम हुई, तो इसके लिए ही कैन आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन. नाउ प्रोस्पेक्टिव एंड कंटिन्यूइंग डैमेजेस. ऐसे भी डैमेजेस हो सकते हैं जो कंटिन्यूअस हो. फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है, उसने उसके ऊपर किसी ने झूठा डिफेम कर दिया उसको, फॉर एग्जांपल उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई. तो यहाँ पे अगर एक बार उसकी जॉब चली गई तो उसने ठीक है कॉम्पेंसेशन मांगा कि आपने मेरे लिए ऐसा डिफेम किया था मुझे, इसलिए आपने सबको बोला था कि ये चोर है, ऐसा है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही है अभी कोई भी फैक्ट्री में. तो फिर उसे जॉब नहीं मिल रही है इस वजह से, तो उसने कॉम्पेंसेशन की मांग की, उसको कॉम्पेंसेशन मिल गया. लेकिन अब वो दूसरी जगह जॉब करने गया, फिर से उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग डैमेजेस. जहाँ पे डैमेजेस कंटिन्यूअस है, इट्स नॉट स्टॉपिंग, उसके डिफेमेशन की वजह से उसको कंटिन्यूअसली डैमेजेस हो रहे हैं, तो ये प्रोस्पेक्टिव एंड कंटिन्यूइंग डैमेजेस में आएगा, जहाँ पे रूल ऑफ डबल एक्शन होगा. और ये प्रोस्पेक्टिव और कंटिन्यूइंग डैमेजेस की और भी एग्जाम्पल है, इसमें आएंगे कि अगर किसी ने कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसका हाथ भी टूटा और उसकी कार भी टूटी, ट्रक के साथ हुआ या किसी भी व्हीकल के साथ हुआ, तो ही कैन कॉम्पेंसेट फॉर बोथ द थिंग्स, डबल एक्शन. ऐसा नहीं होगा. यूजुअली क्या होता है लॉ में कि
एक टॉट के लिए एक ही बार कॉम्पेंसेट किया जा सकता है, डबल एक्शन नहीं होगा। मतलब ये कोई ये नहीं बोलेगा मेरी उंगली टूटी है उसका अलग से कॉम्पेंसेट दो, मेरी एल्बो टूटी है उसका अलग से कॉम्पेंसेट करो, तो वैसे नहीं होगा। बट दो अलग चीज़ें हैं, एक मेरी कार टूटी है और एक मैं खुद मुझे लगा है, तो वैसे केस में जो है वो अलाउड है कि आप दो अलग अलग एक्शंस ले सकते हो, दो अलग अलग डैमेजेस के लिए मांग सकते हो कॉम्पेंसेशन। बट एक एक चीज़ का नहीं बोलोगे मेरी आँख में भी थोड़ा लगा है, मेरे नाक में भी लगा है, वो कंबाइन होगा, वो एक ही होगा जो भी आप कॉम्पेंसेशन क्लेम करोगे। तो डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी रिकवर्ड वंस फॉर ऑल। एक ही बार ही आपको उसका रिकवरी मिलेगा, एक ही बार रिकवर कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते थोड़े दिन के बाद अरे नहीं मैंने तो देखा मेरा तो पैर भी नहीं चल रहा है, तो वैसा नहीं होगा। मोर देन वन सूट विल नॉट लाई इन सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक एक्शन के आगे एक जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है उसके लिए मोर देन वन सूट नहीं होगा, एक केस के लिए एक ही सूट होगा। इफ ए बीट्स बी एंड ब्रेक्स बीज आर्म एंड रिब, बी सू फॉर इंजरी फॉर बोथ आर्म एंड हिज रिब्स। एक ही बार वो इंजरी करेगा, वो स्प्लिट नहीं करेगा। ही कैन नॉट स्प्लिट अप हिज एक्शंस इनटू टू, के वन फॉर डैमेजेस ऑफ हिज आर्म एंड अनदर फॉर डैमेजेस टू हिज रिब्स, दैट इज नॉट अलाउड। डैमेजेस व्हेन गिवन आर टेकन टू एम्ब्रेस ऑल इंजरीज कॉन्सिक्वेंसेज। जब डैमेजेस दिए जाते हैं, जिस डैमेजेस का कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, या जब डैमेजेस डिसाइड किए जाते हैं कि क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, तो वो एक ही साथ डिसाइड, वो एक ही साथ टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल इंजरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुई है, जो भी टॉट हुआ है, उससे जो भी इंजरीज हुई है, वो सब सम अप करके एक ही डैमेज में काउंट होगी। अननोन एज वेल एज नोन, नोन हो या अननोन हो, यू कैन नॉट से कि बाद में मुझे पता चला कि उसके वजह से मेरा कोई और हड्डी भी टूट गई थी, मुझे नहीं पता चला। हो सकता है वो सच भी हो, बट लॉ ये कहता है कि एक अगर कोई एक डैमेज हुआ है, एक रॉन्गफुल एक्ट है, एक टॉट है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जो इंजुरीज है वो एक ही बार क्लेम होगी। दोज विच में अराइज देयर आफ्टर एज वेल एज दोज विच हैव अराइजन सो दैट द राइट ऑफ एक्शन सेटिस्फाइड बाई वन रिकवरी। तो एक ही रिकवरी मिलेगी, वो बाद में आएंगे देयर आफ्टर, तो उसके लिए वन कैन नॉट गो। द प्लेंटिफ आफ्टर रिकवरिंग डैमेजेस फॉर बैटरी discovered that his injuries were more serious than he, ये वही ऐसे ही केस बताया कि बैटरी मतलब क्या होता है कि पर्सनल फिजिकल कुछ भी नुकसानी होना। तो अगर किसी को फिजिकली नुकसानी हुई है, फिजिकली हार्म हुआ है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, तो फिजिकली अगर उसको हार्म हुआ है, मार लगी है, कुछ हुआ है, तो एक बंदे ने डिस्कवर किया कि उसकी जो इंजरीज है वो ज़्यादा सीरियस है पहले से, बिकॉज इट वो एंड सर्जिकल ऑपरेशन नेसेसरी हो गया। बाद में पता चला कि वो जो उसको लगा था वो इतना ज़्यादा लगा था कि ग्रेजुअली उसको सर्जरी करवानी पड़ी। तो ऑन द सेकेंड एक्शन ऑफ एडिशनल डैमेजेस द कोर्ट डिसमिस्ड द सूट एज नॉट मेंटेनेबल। तो कोर्ट, इसने फिर से पहले एक बार उसने क्लेम किया जो भी उसको लगा था, फिर वापस उसे पता चला कि उसी इंजरी की वजह से वो घाव अंदर इतना बढ़ गया है कि उसे सर्जरी करानी पड़ेगी। तो इसने फिर से एडिशनल डैमेजेस की मांग की, बट कोर्ट ने डिसमिस किया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, बिकॉज हमने अभी देखा कि एक ही रॉन्गफुल एक्ट के लिए, एक टॉट के लिए एक ही बार आप कर सकते हो। द प्लेंटिफ हैड ओनली वन कॉज ऑफ एक्शन, वो एक ही एक्शन है, उसका डैमेज आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, विच हैड ऑलरेडी होली एक्सटिंग्विश बाय जजमेंट रिकवर्ड इन द फर्स्ट सूट। जो फर्स्ट सूट हुआ है उसमें ऑलरेडी ये रिकवर हो चुका है। एक्सेप्शंस भी है इसके लिए, जो रूल ऑफ डबल एक्शन इसे बोलते हैं, इसका एक्सेप्शन भी है। तो क्या एक्सेप्शन है? द रूल that more than one action will not lie on same cause of action admits the four important exceptions। इसके चार exceptions है। एक ये है when the same act violates two rights। तो अगर दो राइट उसके वॉयलेट हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है कि द टू एक्शन कैन बी मेंटेन्ड फॉर वन ब्लो विच में ब्रेक बीज आर्म्स एंड हिज वॉच। तो अभी आर्म अलग है, वॉच अलग है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी की हाथ की हड्डी भी टूटी है और कार को भी डैमेज हुआ है, तो ऐसे केस में डबल एक्शन अलाउड है। मतलब दो अलग चीज़ें को नुकसान पहुंची है, भले एक्शन एक है बट दो अलग चीज़ों को, और वो दोनों अलग, दोनों चीज़ें सेपरेबल है। मेरी खुद की नहीं है कि एक मेरी उंगली और एक मेरी एल्बो, कार अलग है और मैं अलग हूँ। तो इन दैट केस
वन कैन क्लेम फॉर टू थिंग्स। तो ये एक एक्सेप्शन है कि डबल एक्शन, रूल ऑफ डबल एक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो टू एक्शन मेंटेन हो सकता है जहाँ पे मेरे दो राइट्स वायलेट हुए हैं। एक मेरा ये राइट के मुझे लगा है, दूसरा मेरा कि मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। तो दो टॉर्ट्स हुए हैं तो दो क्लेम होंगे, भले एक्शन एक ही है। और ये वही दिया है, वेर द कॉज ऑफ एक्शन इज कंटिन्यूइंग इंजरी। तो कंटिन्यूइंग इंजरी का एग्जाम्पल यही है जो अभी मैंने बताया कि अगर किसी का किसी की डिफेमेशन हुआ है, किसी के बारे में गलत लिखा गया है और उसकी नौकरी चली गई है, तो उसकी फिर से एक बार नौकरी चली गई है, उसने कॉम्पेंसेट कर लिया है, लेकिन कंटिन्यूइंग इंजरी है ये। फिर से वापस वो दूसरी जगह जॉब करने गया, वहां पर भी उसे जॉब से निकाल दिया गया कि तुम्हारे बारे में तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग इंजरी है, तो यहाँ पे जो रूल ऑफ डबल एक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये एक्सेप्शन है। तो इन दिस केस दिस पर्सन कैन अगेन क्लेम फॉर सेम टॉट, सेम इंजुरी, बट उसको दूसरी बार इंजुरी हुई है, वैसी दूसरी बार डैमेज हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन। नाउ टू डिस्टिंक्ट एक्ट्स वायलेटिंग द सेम राइट। दो अलग चीजें सेम राइट को वायलेट कर रही है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ सम लिबेलियस स्टेटमेंट इज पब्लिश्ड टू टू और मोर पर्सन्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो अगर दो एक ही सेम सेंटेंस, लिबेलियस स्टेटमेंट एक ही है, बट आज पब्लिश की, फिर 10 दिन बाद दूसरे पेपर में पब्लिश की, तो इसको ये नहीं बोल सकते कि एक ही टॉट है, एक ही कोज ऑफ एक्शन है, तो आप एक ही बार उसके लिए क्लेम कर सकते हो कॉम्पेंसेशन। नो। तो ये उसका एक्सेप्शन है। डबल एक्शन ऐसे केसेस में अलाउड है, क्योंकि उसने क्या किया है कि दो डिस्टिंक्ट एक्ट है, दो अलग चीज़ें हैं, भले ही राइट सेम ही मेरा वॉयलेट हुआ है। जो मेरा राइट है कि मेरा डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, तो मेरा डिफेमेशन का जो राइट है वही सेम राइट वॉयलेट हुआ है, और सेम मेथड है, लिबेल में भी सेम न्यूज़पेपर है, बट टाइमिंग अलग है। एक आज किया और एक हफ्ते बाद किया, या मे बी एक कल भी किया, तो भी उसमें डिफरेंस तो है। दो अलग बार हुआ है वो वॉयलेशन मेरा राइट का, तो दो अलग बार आई कैन कॉम्पेंसेट। तो दिस इज द एक्सेप्शन फॉर जो डबल एक्शन नहीं ले सकते ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे केस में डबल एक्शन ले सकते हैं। नाउ वेयर डैमेजेस ऑकर्स एट डिफरेंट टाइम्स, अलग टाइम पे हो रहा है डैमेजेस, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है कि स्लैंडर पब्लिश्ड बाय डी। तो अगर किसी का स्लैंडर, किसी की इंसल्ट की है उसने कहीं पर भी, से फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, तो उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई, वही एग्जांपल है। तो वो फिर उसके बाद उसने वापस दूसरी जॉब मिली, लेकिन दूसरी भी जॉब चली गई, तो ही हैज़ अ सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन फॉर बोथ, क्योंकि डैमेज दो बार हुआ है, डिफरेंट टाइम्स पे डैमेज हुआ है। तो ये चार जो है वो एक्सेप्शंस है जहाँ पे डबल एक्शन एक ही क्राइम के लिए लिया जा सकता है। डैमेजेस फॉर नर्वस एंड मेंटल शॉक, अब ये जो है ना, ये पहले नहीं था इंडियन लॉ में, क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं थी कि जो फिजिकली डैमेज है वो ही दिखता था और उसका ही कॉम्पेंसेशन मिलता था। नर्वस शॉक मतलब जो मेंटल शॉक, जो किसी को अचानक से झटका लगा या किसी को शॉक हुआ, शॉक की वजह से उसको कुछ भी ब्रेन रिलेटेड एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, तो जो माइंड के अंदर, नर्व्स के अंदर जो शॉक हुआ, उसके लिए भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। नर्व्स शॉक लिटरली मीन्स शॉक ऑफ द नर्व्स एंड द ब्रेन स्ट्रक्चर्स। तो नर्व्स का शॉक और ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर किसी कोई शॉक की वजह से, कुछ ऐसा देखा कि जिस वजह से शॉक लगा, कुछ ऐसा लगा कि उसका ब्रेन जो है वो नर्व्स पे अचानक से झटका लगा, तो उसका कॉम्पेंसेशन अगर होता है तो उसे डैमेजेस फॉर नर्व्स एंड मेंटल शॉक कहते हैं, या सिंपली नर्वस शॉक कहते हैं। एंड एक्शन लाइज फॉर डैमेजेस फॉर इलनेस ड्यू टू नर्वस शॉक कॉज्ड विदाउट एनी फिजिकल इम्पैक्ट, हो सकता है फिजिकली कुछ भी ना दिखे, और इंजरी, फिजिकल इम्पैक्ट, फिजिकल इंजरी नहीं दिख रही है, बट माइंड में इंजरी हुई है। द नर्वस शॉक मे बी कॉज्ड बाई द वर्ड्स और एक्ट ऑफ डिफेंडेंट, ये हो सकता है कि उसके वर्ड्स से भी हो, उसके एक्ट से हो, किसी से भी हो सकता है। इट मे बी रिजल्ट ऑफ एन immediate bodily fear induced by some accident due to defendant's negligence or a false statement willfully made or of intimidation। तो ये इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई डर गया सामने से ट्रक को आता देखकर, हो सकता है ट्रक ने हाँ उसे, कहाँ है बाबू तू? हो सकता
सकता है ट्रक ने उसे एक्सीडेंट हुआ भी ना हो, उसका सिर्फ ट्रक सामने आई हो, लेकिन उसे नर्वस शॉक हुआ, उसे मेंटल शॉक लगा, तो ऐसी चीज के लिए भी वो कॉम्पेंसेट और डैमेजेस के लिए बोल सकता है कोर्ट को। तो यहाँ पे नर्वस शॉक जो है वो फिजिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन माइंड से उसको शॉक लगा है। तो ये जो है ये किस वजह से हो सकता है, एक तो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है कि उसने देखा नहीं, उसे लगा कि नीचे रोड खत्म हो गया और पूरा नीचे खाई है और उसको शॉक लगा एंड फिर उसको मेंटली असर हो गया। तो ये हो सकता है। या फिर फॉल्स स्टेटमेंट, किसी ने बोला उसको घर पे जाके कि तुम्हारे बच्चे गुम हो गए हैं, तो फिर वो डर गई और उसको शॉक हो गया उस चीज़ का। तो फॉल्स स्टेटमेंट, जानबूझ के दी हुई फॉल्स स्टेटमेंट विलफुली मेड, जानबूझ के दी हुई ऐसी स्टेटमेंट, तो ऐसा किसी ने किसी के साथ किया है और उसको उस वजह से मेंटल शॉक लगा है, तो ही कैन आस्क फॉर डैमेजेस, वो उस डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। और ऑफ इंटिमिडेशन, या फिर इंटिमिडेशन का केस है, ये हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो इन सच अ केस द क्वेश्चन इज वेदर द शॉक एंड इलनेस आर इन फैक्ट द नेचुरल एंड डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। तो ये जो शॉक होगा या इलनेस होगी, माइंड की इलनेस होगी, नर्व सिस्टम की इलनेस होगी, जो बाहर से नहीं दिखेगी, वो उसका ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या कोई भी डिफॉल्ट हुआ है जो जानबूझ के किया गया है, विलफुल किया गया है, या फिर हो सकता है उसके डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के वजह से हुआ है। तो ऐसे केसेस में अगर कुछ भी नर्वस डैमेज होता है तो वन कैन क्लेम इफ दे आर द इलनेस एंड नॉट द शॉक फर्निशेस द मेजरेबल इंजरी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होगा ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट, जो रॉन्गफुल एक्ट है वो कनेक्टेड है डायरेक्टली, अगर वो इलनेस है एंड नॉट द शॉक, तो वो मेजरेबल इंजरी मिलेगी। अगर वो इलनेस है उसकी वजह से, मेंटल शॉक की वजह से फॉर एग्जांपल मेंटल शॉक की वजह से उसको ग्रेजुअली जो है वो उसको बीपी उसका बढ़ गया या हार्ट अटैक हुआ, तो अगर उसको इलनेस हुई है मेंटल शॉक की वजह से, उसको मेंटली कुछ नुकसान नहीं हुई है बट इलनेस हुई है कोई उस शॉक की वजह से, तो वहाँ पे मेजरेबल इंजरी जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूव करना होगा कि ये जो आपको इलनेस हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ द मेंटल शॉक। तो यहाँ पे एक केस है, द डिफेंडेंट बाय वे ऑफ अ प्रैक्टिकल जोक falsely represented to the plaintiff that her husband had met with a serious accident। उसने बोला आके उसको एक औरत को कि तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी दोनों टांगे टूट गई है। तो ये उसने जानबूझ के जो मिस रिप्रेजेंटेशन किया, जानबूझ के किया या जोक की वजह से किया, बट जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन किया उसकी वजह से वो लेडी को एक शॉक लगा, वायलेंट शॉक, मतलब बहुत बड़ा शॉक लगा उसको। हर हेयर टर्न्ड वाइट एंड हर लाइफ वॉज फॉर सम टाइम इन रियल डेंजर। तो इतना उसको शॉक लगा कि कुछ सालों के लिए वो शॉक से ही बाहर नहीं आई, तो वो उसकी लाइफ जो थी वो रियल डेंजर में थी। तो यहाँ पे कोर्ट हेल्ड दैट द डैमेज वॉज नॉट टू रिमोट, डैमेज बहुत दूर नहीं था, थोड़े ही सालों में वो दिखने लगा कि ऐसा हुआ क्यों और किस रीज़न से हुआ, एंड दैट डैमेज इज फॉर इलनेस। तो यहाँ पे वो जो शॉक हुआ उस शॉक की वजह से उसको इलनेस हुआ, जो उसकी लाइफ डेंजर में चली गई थी या उसको जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी, जो भी उसको इलनेस आई उस शॉक की वजह से, उस इलनेस के डैमेजेस को रिकवर किया जा सकता है और किया गया इस केस में बिकॉज ऑफ फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसको सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे, फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फ्रॉड के तरीके से उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया कि ऐसा हुआ है। वेर अभी एक दूसरा केस है, वेर द वाइफ ऑफ पब्लिकन हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द बार suffered severe illness on account of a shock which she sustained at seeing the defendant's horse and cart enter the public bar is a result of defendant negligence driving। तो अब ये अगर कोई ड्राइव कर रहा है और उसने सामने से आते देखा, ऐसे कोई एक केस था कि सामने से उसने आके देखा कि हॉर्स और जो कार्ट है, मतलब घोड़ा और घोड़ा गाड़ी आ रहे हैं उधर, और
उसको लग रहा है, उसको ऐसा लगा कि उसको लग रहा है क्योंकि जो डिफेंडेंट था उसकी ड्राइविंग जो थी वो नेग्लिजेंट थी, उसने प्रॉपर ड्राइविंग नहीं की थी, उस वजह से उसको शौक हुआ कि वो कहीं ऐसी जगह पे घुस गया जहाँ पे हॉर्स और कार्ट थे, या फिर हॉर्स और कार्ट उस जगह पे आ गए। तो आइदर ऑफ द केसेस में यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती थी कि डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस की वजह से उसको शॉक लगा, तो शी कैन रिकवर डैमेजेस फॉर सच नेग्लिजेंस अंडर द डैमेज कॉल्ड डैमेजेस फॉर मेंटल शॉक। और एक केस है डिफेंडेंट अ प्राइवेट डिटेक्टिव आफ्टर फॉल्स स्टेटमेंट टू प्लेंटिफ यूज्ड थ्रेट्स टू हर विथ अ रिजल्ट शी बिकेम सीरियसली इल। तो कोई अगर किसी को थ्रेट करता है, कोई किसी को डराता है, धमकाता है, और उस वजह से वो इल हो गया, तो वहाँ पर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है शॉक मतलब कोई एक्सीडेंट को देख के ही शॉक हो। कोई अगर उसको मेंटली परेशान कर रहा है, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, थ्रेट दे रहा है, डरा रहा है, धमकियां दे रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसको मेंटली शॉक हो रहा है, या फिर उसको मेंटली इलनेस आ रही है, और मेंटली इलनेस की वजह से फिजिकल इलनेस भी आ रही है, तो ऐसे केसेस में डिफेंडेंट आर लाइबल। द गेट कीपर, ये वापस वही काफ़ी सारे केसेस दिए हैं। इन शॉर्ट ये है कि मेंटल शॉक जो है, अगर मेंटल शॉक किसी को हुआ है, पहले ये था कि मेंटल शॉक को इतना कंसिडर नहीं किया जाता था, बट नाउ बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट, वो जो डॉक्टर होते हैं वो बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम हुआ है, और ये मेंटली साउंड है कि अनसाउंड है, वो प्रूव कर सकते हैं। तो विद दैट वो जो है वो प्रूव हो सकता है। बाय मेंटल शॉक इज मीन्ड अ शॉक टू मॉरल और इंटेलेक्चुअल सेंस, किसी का मॉरल और इंटेलेक्चुअल सेंस खराब हो जाए। फॉर्मली द ट्रेंड ऑफ जुडिशियल थिंकिंग वॉज दैट इनिशियली, पहले, फॉर्मली मतलब पहले, दैट नो सूट कैन बी फाइल्ड फॉर मियर मेंटल पेन। अगर किसी को सिर्फ मेंटली प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए कोई केस नहीं होता था पहले, ये फॉर्मल पहले की बात है, फॉर्मली बात है। और सॉरो, अगर किसी को दुख हुआ है, मेंटली बहुत दुख पहुंचा है, तो उसके लिए कोई भी डैमेजेस के लिए कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकता था पहले। और एनी अदर इंजरी टू फीलिंग्स और इमोशंस, फीलिंग और इमोशंस की कोई बात ही नहीं होती थी पहले। द व्यू टेकन was that the law cannot value mental pain और एनजाइटी। क्यों क्यों ऐसा था ये व्यू? क्योंकि मेंटल पेन और एनजाइटी का कोई वैल्यूएशन पैरामीटर नहीं है कि जिस वजह से कोर्ट बताए कि चलो उसको इतना कॉम्पेंसेट करना है, एंड देयर फोर कैन नॉट प्रिटेंड टू रिड्रेस द सेम। इसीलिए पहले ये था कि कोर्ट जो है वो उसको रिड्रेस करने की बात ही नहीं करती थी, मतलब उस ग्रीवेंसेस को रेमेडी देने की बात नहीं करती थी, बिकॉज जो मेंटल पेन है, जो मेंटल एनजाइटी है, उसका वैल्यू नहीं बता सकते। इट वॉज therefore felt that no action would lie for mere mental anguish or suffering or emotional distress। तो इसीलिए ये हुआ कि ये पता चला कि कोई एक्शन नहीं हो सकता है मेंटल एंग्विश के लिए, सफरिंग के लिए, विदाउट विजिबल और प्रूवेबल इलनेस, या उसके साथ अगर विजिबल इलनेस है, सामने दिख रहा है कि उसको उस वजह से डायबिटीज़ हो गया, उस वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको जैसे उसको कोई और बीमारी हो गई, प्रूवेबल इलनेस है, तो ही उसको मिल सकता है। एज इट वॉज नॉट केपेबल ऑफ बींग असेस्ड एज अ मेजरेबल डैमेज। तो ये असेस नहीं किया जा सकता था, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि कितना उसको डैमेज हुआ है, वो मेजर नहीं हो रहा था, मेजर नहीं हो पाता था मेंटल जो है, क्योंकि पता भी नहीं चलता था कि क्या मेंटल हुआ, डैमेज हुआ है, कितना इमोशंस, कितना दुख पहुंचा है। बट द ट्रेंड ऑफ लेटर जुडिशियल डिसीशंस, बट अभी का जो है लेटर, अभी के, फॉर्मर नहीं लेटर, अभी के जो जुडिशियल डिसीशंस है, इज इन फेवर ऑफ रिगार्डिंग मेंटल शॉक एज एक्शनेबल। तो मेंटल शॉक को अभी एक्शनेबल माना जाता है, अगर किसी ने किसी को मेंटली शॉक दिया है, मेंटली हर्ट किया है, तो वो भी एक्शनेबल है, ऑन प्रिंसिपल दैट मेंटल और नर्व्स शॉक इफ इन फैक्ट कॉज्ड बाय डिफेंडेंट नेग्लिजेंस एक्ट इज अ रियल डैमेज टू सफरर। तो अब कोर्ट भी ये मानती है कि ये अगर किसी का मेंटल शॉक दिया है, किसी को नर्वस शॉक दिया है, किसी को मेंटली जो है वो इंजरी पहुंची है, उसको दुख पहुंचा है, इमोशंस को दुख पहुंचा है, या उसको एकदम सदमा लग गया है, तो उसमें डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के वजह से हुआ है, तो ये तो रियल डैमेज है टू सफरर। जैसे कि ब्रोकन लिम्ब है, अगर किसी के हाथ टूट रहा है वो रियल डैमेज है, वैसे ही सेम अगर किसी को मेंटली डैमेज हुआ है तो वो भी रियल डैमेज ही है, भले वो दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। लेस ऑब्वियस टू लेमैन,
ये आम इंसान के लिए लेस ऑब्वियस है, इतना भी हमारे लिए ऑब्वियस नहीं है ये चीज़ें, और लेमैन के लिए, बट नाउ डेज इक्वली असर्टेनेबल बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट। बट आज की तारीख में मेडिकल जो एक्सपर्ट होते हैं वो बता सकते हैं कि उसको कितनी इंजरी हुई है माइंड से, उसका नर्वस सिस्टम को कितना शॉक पहुंचा है, वो कितना डिप्रेशन में है, उसका क्या लेवल है, तो वो अब मेजर हो सकता है। इसीलिए अब वो कॉम्पेंसेशन की बात भी होती है, और ये जो डैमेजेस हैं, जो मेंटली शॉक वाले डैमेजेस हैं, वो भी कॉम्पेंसेट हो सकते हैं। नाउ इंजंक्शन, अब ये यहाँ पे हमारा खत्म हुआ काइंड्स ऑफ डैमेजेस। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर इंजंक्शन। तो इंजंक्शन क्या होता है? जब कोर्ट किसी को कुछ करने के लिए बोलती है या करने के लिए मना करती है, आइदर उसको बोलेगी कि ये चीज़ बंद करो, या ये जो चीज़ तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू मत करो, या फिर वो चीज़ जो है वो रिपीट मत करो, या फिर उसे बोलेगी कि ये चीज़ करो। तो जब कोर्ट बीच में कुछ बोलती है, अभी केस ख़त्म हुआ नहीं है बट कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे उसको बोलना चाहिए कुछ, कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे मेरा डिसीजन ज़रूरी है, और उसके रीजंस क्या है, इंजंक्शन क्यों ये है, तो क्यों पिक्चर में है, तो वो हम अभी देखेंगे। इट्स स्मॉल, ज़्यादा नहीं है, एंड विद दिस देखते हैं फिर हम लोग आगे का कल करेंगे। बट इंजंक्शन इज एन इंजंक्शन मीन्स एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पहले तो कोर्ट ये ऑर्डर देती है, इंजंक्शन क्या है, ये कोर्ट का ऑर्डर ही है, ये कोई डिक्री नहीं है, ये कोई अवार्ड नहीं है। अवार्ड एंड डिक्री कब आएंगे? जब जो केस है उसका लास्ट में डिसीजन आएगा तब। तो ये तो इंजंक्शन है, बट ये कोर्ट का ऑर्डर है। रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन, किसी को रोकना किसी चीज़ के लिए, रिस्ट्रेन करना, टू आस्क हिम कि स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम डूइंग, कुछ वो काम कर रहा है उसके लिए रिस्ट्रेन करना उसे, या कंटिन्यू जो कर रहा है उसके लिए रिस्ट्रेन करना, और रिपीट जो कर रहा है उसके लिए उसको रोकना, या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट है उसके लिए उसको रिस्ट्रेन करना। तो रिस्ट्रेन करना भी इंजंक्शन है। या और एनजॉइनिंग हिम टू डू सम पॉजिटिव एक्ट, या फिर उसको बोलना कि ये पॉजिटिव एक्ट करो, विच विल पुट एन एंड टू रॉन्गफुल स्टेट ऑफ थिंग्स क्रिएटेड बाय हिम। जो उसने रॉन्गफुल काम जो भी किया है उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करने के लिए अगर कोर्ट बोल रही है तो वो भी इंजंक्शन है। तो इंजंक्शन कब है? जब कोर्ट कोई तरह का ऑर्डर दे रही है कि या ऐसा करो या ये मत करो, डिपेंडिंग अपॉन द केस, वो हम आगे देखेंगे। और विच विल डिस्चार्ज हिज लीगल ऑब्लिगेशन, जिससे उसकी लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। इन फॉर्मर केस द इंजंक्शन इज सेट टू बी प्रोहिबिटरी, मतलब जो पहले वाली बात है, अगर कोर्ट कुछ करने के लिए रोकती है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, क्योंकि रोक रही है, दैट इज प्रोहिबिशन, तो इसे प्रोहिबिटरी बोलेंगे। लेकिन अगर कुछ करने के लिए बोल रही है तो उसे हम बोलेंगे मैंडेटरी, तो वो कंपलसरी है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। तो अगर कोर्ट कुछ बोल रही है करने के लिए तो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू शुड डू दैट, और अगर रिस्ट्रेन करने बोल रही है तो इट इज़ प्रोहिबिटेड, दैट मीन्स यू शुड स्टॉप दैट। तो इंजंक्शन कैन बी आइदर प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी, दोनों में से कुछ भी इंजंक्शन हो सकता है। अब मैंडेटरी इंजंक्शन, अब पहले मैंडेटरी की बात है, मतलब कोर्ट कुछ पॉजिटिवली करने के लिए बोल रही है। A mandatory injunction is an order requiring the defendant to do some positive act for purpose of putting an end to wrongful state of affairs created by him। उसने कुछ भी जो गलत किया है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करने के लिए बोल रही है कोर्ट, और वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन है। और अदरवाइज इन फुलफिलमेंट ऑफ इस लीगल ऑब्लिगेशन, या फिर उसकी लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कोर्ट बोल रही है कि ऐसा करो, तो वो इंजंक्शन है। एज फॉर यहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन की बात ही नहीं चल रही है, कोर्ट कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए बोल रही है। कि फॉर एग्जांपल वो बोल रही है कि अभी से वहाँ पे आपको ट्रेसपासिंग नहीं करना है, तो यहाँ पे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है। और अगर कोर्ट पॉजिटिव एक्ट है, मतलब कोर्ट बोल रही है कि आपने उसका जो नुकसान किया है गार्डन का, वो गार्डन आप इसको बनवा के दे दो, तो ये मैंडेटरी इंजंक्शन है। मतलब कोर्ट जो मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है या फिर जो मैंने गलत किया है उसको पॉजिटिव एक्ट करने के लिए बोल रही है, कि अगर चलो मेरे से किसी का गार्डन खराब हो गया है तो मुझे कोर्ट बोलेगी कि आप इसका गार्डन वैसा ही बनवा के दे दो, तो ये मैंडेटरी इंजंक्शन हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर टू पुल डाउन अ बिल्डिंग विच वॉज ऑलरेडी इरेक्टेड रिजल्टिंग इन एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्लेंटिव्स राइट ऑफ लाइट एंड एयर। अगर हम सबको लाइट एंड एयर का राइट है कि लाइट मिलनी चाहिए, सनलाइट, एयर मिलनी चाहिए, तो उसके बाजू में किसी ने बिल्डिंग खड़ी कर दी और इसने केस कर दिया कि
मेरा वेंटिलेशन ख़त्म हो रहा है और उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो अब कोर्ट इंजंक्शन क्या दे सकती है उसे, कि तुम ये जो बिल्डिंग है वो वहीं पे स्टॉप कर दो। वहीं पे स्टॉप करने की बात आई, मतलब वो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है। लेकिन अगर कोर्ट बोल रही है कि उसे तोड़ दो, तो मतलब वो पॉजिटिव एक्ट करने के लिए बोल रही है, तो ये मैंडेटरी हुआ। पॉजिटिव एक्ट करने के लिए बोल रही है कि नाउ दैट आपने जो भी गलत किया है उसको जो है वो सही करो। तो मतलब जो आपका लीगल ऑब्लिगेशन था उसे पूरा करो, तो वो होगा मैंडेटरी। अगर कोर्ट उसे बोलती है कि वो आप उसको जैसे पहला था वैसे ठीक ठाक करके दे दो। तो लाइकवाइज एन इंजंक्शन में भी टेम्पररी और इंटरिम। इंजंक्शन हाँ टेम्पररी हो सकता है और इंटरिम होता है ये, क्योंकि अब तक केस नहीं आया है कोई चीज़ के बीच में। अगर कोर्ट कुछ बोल रही है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कपल का फॉर एग्जांपल डिवोर्स का केस चल रहा है, तो वो ऐसे बोल रही है कोर्ट के इंटरिम इंजंक्शन दे रही है कोर्ट के, फ़िलहाल के लिए जो बच्चे हैं वो फादर के पास रहेंगे, या फ़िलहाल के लिए जो बच्चे हैं वो मदर के पास रहेंगे, जब तक इस केस का डिक्री नहीं आ जाती। तो जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आता। तो ये जो इंजंक्शन होगा वो टेम्पररी भी हो सकता है, इंटरिम भी हो सकता है, फॉर द टाइमिंग भी हो सकता है, एंड दैट इज़ फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ओनली। वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा। एज फॉर इंस्टेंस अंटिल द सूट इज फाइनली डिस्पोज। जब तक वो सूट फाइनली डिस्पोज नहीं हो रहा, फाइनली उस पर चुकादा नहीं आ रहा, फाइनली उसका डिसीजन नहीं आ रहा, तब तक वो जो है वो इंजंक्शन काम करेगा। या फिर इंजंक्शन परपेचुअल भी हो सकता है, दैट इज फॉर ऑल द टाइम। मतलब कोर्ट ने परपेचुअल इंजंक्शन दिया कि आपको इसके एरिया में ट्रेसपासिंग नहीं करनी है। उसके अगेंस्ट अगर कोई और भी केस चल रहा है, तो फिलहाल उस चीज़ के लिए कोर्ट ने बोल दिया कि आपको जो है उसके एरिया में ट्रेसपासिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, परपेचुअल इंजंक्शन दिया। परपेचुअल इंजंक्शन दिया मतलब वो हमेशा के लिए लागू है, फॉर ऑल द टाइम। वो टेम्पररी पीरियड की नहीं, कि ऐसा नहीं कि 6 महीने तक मत जाओ फिर भले ही जाना, या 2 दिन तक मत जाओ, वैसे ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट टेम्पररी, इट इज़ परपेचुअल एंड इट इज़ प्रोहिबिटरी। तो वो बोल रही है कोर्ट के मत जाना, तो इट इज़ अ प्रोहिबिटरी परपेचुअल इंजंक्शन। तो लॉ की भाषा में इसे बोला जाएगा कि इट इज़ अ प्रोहिबिटरी परपेचुअल इंजंक्शन। इतना बोलेगा तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक तो प्रोहिबिशन की बात कर रही है, मतलब कोर्ट इज़ आस्किंग टू प्रोहिबिट, कुछ मना कर रही है करने के लिए कि ये ना करो। और ये परपेचुअल है, ये हमेशा के लिए है, ऐसे नहीं कि 1-2 दिन के लिए है। और ये इंजंक्शन है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। तो ऐसे हमको लॉ को समझना है। इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द अप्रीहेंडेड इंजुरी विल बी वेरी सीरियस। तो कोर्ट कब ये करेगी, कोर्ट बिफोर अ कोर्ट ग्रांट्स एन इंजंक्शन। कोर्ट कब इंजंक्शन ग्रांट करेगी, जब उसे लगता है कि जो इंजरी चल रही है, जिसकी बात चल रही है, वो जो है वो सीरियस है और वो कंटिन्यूस है, रिपीटेड नेचर है, वो बार बार ट्रेस पासिंग कर रहा है। तो कोर्ट यहाँ पे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन डाल देगी कि जब तक इस केस का कुछ चुकादा नहीं आ रहा है, जब तक कॉम्पेंसेशन डिसाइड नहीं हो रहा है, तब तक तुमको प्रोहिबिटेड है कि तुम उधर मत जाओ। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो होगा। इट मस्ट वे द डैमेज लाइकली टू बी कॉज टू प्लेंटिफ इफ इंजंक्शन इज रिफ्यूज। तो अगर इंजंक्शन रिफ्यूज है अगेंस्ट डैमेज, तो फिर दैट मे बी कॉज टू डिफेंडेंट इफ इंजंक्शन इज ग्रांटेड। तो अगर इंजंक्शन को भी रिफ्यूज कर लिया उसने, तो अगेन उसको उस डैमेज के लिए भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने बोला है कि उसको गार्डन बना के दे, तो तुमने नहीं बना के दिया, तो फिर उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ दिया है कि क्यों कोर्ट ऐसा इंजंक्शन आते हैं, कौन से केसेस में आते हैं। एक तो जहाँ पे ट्रेस पास होगा, या फिर वेस्ट प्रिवेंट, कहाँ कहीं उनको लग रहा है कि बहुत वेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी फैक्ट्री से, तो कोर्ट वहाँ पे इंजंक्शन दे सकती है, इंटरिम ऑर्डर दे सकती है कि आपको ये जो प्रोहिबिट कर देगी कि आपको ये केमिकल यूज़ नहीं करना है, ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो ना हो, या फिर प्लास्टिक वेस्ट ना हो, या फिर ट्रेस पासिंग ना हो। तो ऐसे सब केसेस में कोर्ट जो है वो इंजंक्शन दे सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इंजंक्शन के जो लॉज हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अलग से दिए गए हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ही आता है, इसके नाम से ही समझ में आता है। And the grant of temporary injunction is governed by the provision of Code of Civil Procedure। दो जो Code of Civil Procedure है उसके प्रोविजन से गवर्न होता है ये इंजंक्शन। जो टेम्पररी इंजंक्शंस हैं, जो भी टेम्पररी इंजंक्शंस हैं, नॉट परपेचुअल इंजंक्शंस, जो टेम्पररी इंजंक्शंस हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत ही दिए जाते हैं। और इसके लिए परमानेंट इंजंक्शन के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिया गया है।
तो हमें पता होना चाहिए कि इंजंक्शंस दो तरह के हैं, पहले तो प्रोहिबिटरी और दूसरा मैंडेटरी। फिर उसके लिए भी दोनों दोनों ही इंजंक्शंस या तो टेम्पररी होंगे या तो परपेचुअल होंगे, तो परमानेंट होंगे। तो जो परमानेंट इंजंक्शंस हैं वो उनके लिए जो एक्ट है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और जो टेम्पररी है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिए गए हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।